जीएस पेपर 1 से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारे आर्टिकल करवा दिए थे, जो कि आपके यूपीएससी 2025 या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे। जैसे क्लासिकल लैंग्वेजेज़ ऐड हुई थी, 5 थी टोटल, मैंने आपको ट्रिक के साथ वो लर्न करवा दी हैं। तो उसी लेक्चर को आज प्रोसीड करते हुए हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। जैसे आपने एक लोकेशन सुनी है, लोकेशन तो नहीं बोलेंगे, मोइदोम्स हैं, फीचर्स हैं, बरियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपको अहोम डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड मिलेंगे और लोकेशन है इनकी असम के अंदर। ये हमारी 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो इंडिया के अंदर आपसे पूछा जाए कितनी हेरिटेज साइट हैं, अगर मैं ये आपको बता रही हूँ मई 2025 में, तो आंसर विल बी 43 और 43rd कौन-सी है? मोइदोम्स हैं। बरियल स्ट्रक्चर हुआ करते थे, राजा-रानियाँ जो थी उनको दफनाया गया था, बड़े-बड़े ऐसे माउंट्स बनाए गए थे। तो यहाँ पे भी मेरा कॉन्सेप्ट आपको माउंट्स के बारे में बताना नहीं है। जिस दिन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठी थी, सेशन होते हैं यूनेस्को के भी, तो वो हुई थी न्यू दिल्ली में 2024 की और वो था 46th सेशन। तो उसमें एक सजेशन तो दिया गया था कि मोइदोम्स को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए। 24 में ही फिर वो हेरिटेज साइट बनी भी थी। पर उसी के साथ एक और सजेशन हमने बोला था, वो था पैलेस्तीन के अंदर जो तेल अमेर हेरिटेज साइट है, ये एक मोनेस्ट्री है, याद रखिएगा इसको, और इसकी लोकेशन आ गई पैलेस्तीन के अंदर, यानी कि आपको जाना पड़ेगा गाज़ा पट्टी के पास में। बिल्कुल 10 किलोमीटर साउथ ऑफ अगर गाज़ा सिटी देखोगे, तो यहाँ पे ये तेल अमेर वाली हेरिटेज साइट आपको मिल जाएगी। और साथ में बोला गया, किसी लॉस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में ऐड करा जाए। तो यूनेस्को के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, तो उसमें से डेंजर वाली जो कैटेगरी है, उसमें ऐड करने की बात करी गई है। साइड में आपको यहाँ पे वाटर बॉडी भी मिल जाएगी, मेडिटेरेनियन सी, और एक म्युनिसिपैलिटी है गाज़ा की जिसका नाम है नुसरत। तो उसी के जस्ट 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये तेल अमेर वाली लोकेशन मिलती है। एंशिएंट क्रिश्चियन मोनेस्ट्री है और इसको 4th सेंचुरी में बनाया गया था हिलेरियन द ग्रेट के द्वारा। अब इसी के साथ जब आप गाज़ा पट्टी के बारे में पढ़ ही चुके हो, तो कुछ कॉरिडोर्स भी आपने याद रखने हैं। पहले तो आप एक चॉकलेट का याद रखो नाम, दैट इज़ पर्क। तो ये तो पुराना हो गया वर्ड। रीज़न बिहाइंड उसके बाद और भी कुछ कॉरिडोर हैं, जैसे नेटज़ेरिम कॉरिडोर है। यहाँ पे एक एक्सिस मिलेगी, मॉरेग एक्सिस, जिसे कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो ये बाद में न्यूज़ में आए थे। जब ये पर्क वाला मैंने आपको करवाया था, वो तो बहुत पहले आ गए थे, जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो सबसे पहले फिलाडेल्फी कॉरिडोर आप याद रखोगे, लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करता है। किस-किस के बीच में आएगा? तो ऊपर की तरफ गाज़ा है, नीचे की तरफ इजिप्ट है। इसी के साथ में क्रॉसिंग देखोगे, क्रॉसिंग छोटी होती है इफ कंपेयर टू कॉरिडोर, तो देयर इज़ रफ़ा क्रॉसिंग। रफ़ा क्रॉसिंग। इसी के साथ एक टी पॉइंट बनेगा, ट्राई जंक्शन बनेगी, जो इजिप्ट को टच कर रही है, ऊपर इज़राइल को टच कर रही है और इस तरफ गाज़ा पट्टी को टच कर रही है, जिसे कहते हैं कैरम शैलोम क्रॉसिंग, ठीक है? थोड़ा ऊपर जाओगे तो गाज़ा पट्टी के नॉर्थ पे आ जाओ, गाज़ा और इज़राइल वाला जो एरिया है, इसको कनेक्ट करेगा एरिस क्रॉसिंग, एरिस क्रॉसिंग। ये जो नेटज़ेरिम क्रॉसिंग है, ये मेडिटेरियन सी से शुरू होगा, गाज़ा पट्टी को कवर करते-करते यहाँ पे इज़राइल को टच करेगा। तो दिस इज़ योर नेटज़ेरिम कॉरिडोर। और ये जो मराग एक्सिस है, ये आपको कहाँ पे मिलेगी? गाज़ा पट्टी के अंदर मिलेगी, जहाँ पे रिसेंटली जो इज़राइल की मिलिट्री है, उन्होंने इन्वेड भी करा हुआ था। तो इस वजह से ये न्यूज़ में बन रखा था। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो हमारे ईस्टर्न डायरेक्शन में आएगा, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आएगा। कंट्री का नाम है लाओस। तो लाओस ने 2024 में अपनी एक स्टैम्प रिलीज़ करी। सारी कंट्रीज़ स्टैम्प रिलीज़ करती हैं, जिसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ हमने शो करी होती है। तो अब देखो, कंट्री दूसरी है लाओस, ठीक है? इंडिया की बात नहीं हो रही। तो उन्होंने अपने स्टैम्प के ऊपर जो रामलला जी का इनॉगरेशन हुआ था, तो उसी से इंस्पायर होके उन्होंने अपने स्टैम्प पे भी शोकेस किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन-सी कंट्री ने रामलला जी को अपने स्टैम्प के ऊपर शोकेस करा था, तो आंसर इज़ लाओस। ठीक है? ये स्टैम्प से रिलेटेड था, इम्पोर्टेंट है। लोकेशन देखोगे तो देखो, इस तरफ इंडिया आ गया, यहाँ पे म्यांमार वाला एरिया आएगा, साउथ ईस्ट में आप चले जाओ, यहाँ पे द कंट्री ऑफ लाओस आपको मिल जाएगी। कैपिटल उसकी आ जाएगी वियंतियाने। तो लाओस से रिलेटेड ये याद रखोगे, जैसे इंडिया के अंदर रामायण है, तो लाओस में भी प्राइम मिनिस्टर जब हमारे गए हुए थे, तो उनको रामायण दिखाया, पर लाओस के वर्जन में। तो वो रामायण नहीं बोलते, वो बोलते हैं फ्रालक फ्रालाम, फ्रालक फ्रालाम। तो दिस इज़ द रामायण वर्जन इन लाओस। उसके अलावा अनवील करा, ये सब आपको पता लग गया, पर क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? इम्पोर्टेंस यही है, हमारे कल्चरल जो रिलेशंस हैं, उनको ये रिप्रेज़ेंट करता है। देन अवार्ड्स भी आपके जीएस 1 की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब विज्ञान शब्द से ही पता लग रहा है कि ये साइंस के फील्ड में दिए जाएँगे। अब देखो, ये हर साल अनाउंसमेंट होगी कैंडिडेट्स की, तो 2024 की
करी, अभी 25 निकल गया तो मई 11th को उनकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो वन बाय वन पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इन अवार्ड्स के अंदर होता क्या है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो पूरी की पूरी लिस्ट बताती है कि ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, अब यहाँ पे 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो 24 है वो टाइम जा चुका है, मई 11th को अगली लिस्ट जारी कर दी गई है, तो वैसे भी आपने लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल, वो आपसे नहीं पूछे जाएँगे, तो उनको आप फॉर नाउ चेक कर सकते हो, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अवॉर्डीज़ की एक लिस्ट पब्लिश करी जाती है। एक नए तरह के अवार्ड्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ताकि और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। पैसे लगाएँ या ना लगाएँ, पर बढ़ावा ज़रूर देना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो कंट्रीब्यूशन हमारे साइंटिस्ट करते हैं, उनको और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए, उनको और ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट को ही अवार्ड दिया जाएगा, ये टीम वर्क में भी दिया जाएगा। हो सकता है टीम में ज़्यादा मेंबर हो सकता है कम हो। तो वन बाय वन इनके पैरामीटर्स देखते हैं सबसे पहले तो कि कितने तरह के अवार्ड्स हैं। तो याद रखिएगा टोटल आएँगे 4 तरह के अवार्ड्स। सबसे पहले तो आएगा विज्ञान रत्न फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। उसके बाद है विज्ञान श्री, ये वो साइंटिस्ट हैं जिनमें ऐज मैटर नहीं करेगी। जैसे आप विज्ञान रत्न देखोगे, युवा देखोगे, तो इसमें बोलेंगे कि 45 इयर्स की एज होनी चाहिए, मतलब इनको यंग कंसीडर किया जाएगा। वैसे ही आता है विज्ञान युवा फॉर साइंटिस्ट अंडर 45 इयर्स। पार्डन, मैंने रतन का बोल दिया था उधर, तो युवा की बात कर रही थी मैं, विज्ञान युवा फॉर साइंटिस्ट अंडर 45 इयर्स। फिर उसके बाद आता है विज्ञान टीम, तो इसमें क्या होगा, कोलैबोरेशन में साइंटिस्ट ने काम किया होगा, कोई एक राइटर नहीं होगा। अब ये जो साइंस अवार्ड्स हैं इनके बारे में देखो, जैसे 24 में जो लिस्ट निकली थी उसमें 56 प्राइजेस थे, बट अगेन नंबर इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आप एक बार अपने एंड से चेक कर सकते हो। पर इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है वो सब आप याद रखेंगे। जैसे मई 11th को होता है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है? इस दिन अनाउंसमेंट करी जाती है कि कौन-कौन से अवॉर्डी रहेंगे इनके। और दूसरी जो डेट आपने याद रखनी है वो है 23rd ऑफ अगस्त। 23rd अगस्त को होता है हमारा नेशनल स्पेस डे। दोनों ही नए-नए दिन हैं। नेशनल स्पेस डे जब हमने अपना चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली कंप्लीश कर लिया था, तो उस दिन से हमने बोला था कि 23rd जो अगस्त होगा दैट विल एक्ट एज़ अ नेशनल स्पेस डे। तो जो अवार्ड दिए जाते हैं वो इस दिन दिए जाएँगे, ठीक है? 23rd ऑफ अगस्त को। अब याद रखना, जैसे पद्म अवार्ड्स होते हैं उनमें कैश भी दिया जाता है। इन विज्ञान पुरस्कार के अंदर कोई कैश अवार्ड नहीं रहेगा। अब कौन-कौन से अवार्ड हैं? सबसे पहले आता है विज्ञान रत्न अवार्ड। ये जो अवार्ड होगा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि इसमें कोई एज नहीं मेंशन होगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट, साइंटिस्ट ने बहुत सारी अचीवमेंट्स अटेन करी होंगी, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएँगी कि किसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो उनको ये दे दिया जाएगा। किस फील्ड में होनी चाहिए? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट आता है आपका विज्ञान श्री अवार्ड। इसको रिकॉग्नाइज़ करा जाएगा अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। जैसे नैनो पार्टिकल्स के ऊपर तो सारे काम कर रहे हैं, पर किसी ने एक्चुअल में प्रॉपर नैनोबॉट्स बना के दे दिए, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर को हील करने के लिए, तो ये वाले अवार्ड किसको जाएँगे? विज्ञान श्री अवार्ड की कैटेगरी में जाएँगे। फिर आता है विज्ञान टीम अवार्ड। अब यहाँ पे आपको पता है, एक पर्सन नहीं होगा, एक साइंटिस्ट नहीं होंगे, यहाँ पे मोर देन 1 होंगे, यानी कि 4 की टीम हो सकती है, 5 की टीम हो सकती है। तो इसमें भी अगेन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए उस टीम की, तभी ये अवार्ड दिया जाएगा। अगली जो कैटेगरी है दैट इज़ विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। तो आपको पता है इंस्पिरेशन कहाँ से आई है इस अवार्ड की, और ये युवा को ही दिया जाएगा, और यहाँ पे युवा की जो उम्र है वो 45 साल की है। तो 45 साल या इसके नीचे के जो साइंटिस्ट होंगे उनको ये वाला अवार्ड दिया जाएगा जो विज्ञान युवा वाली कैटेगरी है। ये नाम किसके बाद रखा गया था? तो जो शांति स्वरूप भटनागर जी हैं, जिन्होंने किस चीज़ की फाउंडेशन करी थी? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। केमिस्ट थे ये और एक काफ़ी बड़े विज़नरी भी रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्या वो इस अवार्ड के लिए एप्लीकेबल हैं? तो आंसर इज़ येस, पर पूरी तरह से नहीं है, जैसे इंडियन साइंटिस्ट होंगे। क्या-क्या उसमें लिमिटेशन है वो याद रखेंगे आप। ये एलिजिबल हैं, पहली बात तो विज्ञान पुरस्कार के लिए, पर सिर्फ़ एक ही पीआईओ को ये अवार्ड दिया जा सकता है। जो विज्ञान रत्न है वो सिर्फ़ एक ही पीआईओ को दिया जा सकता है, वन थिंग। दूसरा, 3 पीआईओज़ उनको सेलेक्ट किया जा सकता है फॉर विज्ञान श्री। तो विज्ञान श्री वाली जो कैटेगरी है और दूसरी विज्ञान युवा, तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करे जा सकते हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के होंगे। बस ये होगा कि विज्ञान टीम अवार्ड जो होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
विज्ञान रत्न के लिए हैं एलिजिबल पर एक को ही मिलेगा। यहाँ पे 3 लोगों की सिलेक्शन करी जा सकती है जो सॉरी 3 नहीं मतलब विज्ञान श्री और जो आपके विज्ञान युवा हैं, हाँ, 3 पीआईओज़ की सिलेक्शन करी जा सकती है। उसके अलावा जो आपके टीम वाला वर्क होगा, उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन फॉर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके बाद एक टेम्पल न्यूज़ में था जिसका नाम है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल की अगर बात करें तो लोकेशन इज़ हम्पी, कर्नाटका। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट है, पर हुआ क्या था, इनका जो पैवेलियन है, छत का एरिया था एक, वो कोलैप्स कर गया था और उसको बोला जाता है सालू मंतपा, सालू मंतपा। तो हेवी रेन की वजह से 2024 में नीचे गिर गया था। अब क्वेश्चन कहाँ पे उठता है इसकी कंज़र्वेशन के ऊपर कि एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और ऊपर से इसको कंज़र्व ठीक से नहीं किया जा रहा है, रिपेयर प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो जो लॉर्ड विरूपाक्षा हैं, वो लॉर्ड शिवा की ही एक फॉर्म है, ये याद रखना। और जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, उस लिस्ट में भी इंक्लूडेड हैं। वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में 1986 में इसको इंक्लूड कर दिया गया था। दिस इज़ द टेम्पल। अब कब से चलता आ रहा है तो 7th सेंचुरी एडी से चलता आ रहा है। सबसे ओल्डेस्ट जो फंक्शनिंग टेम्पल है वो विरूपाक्षा लोकेटेड एट हम्पी, कर्नाटक को ही माना जाता है। किन-किन डायनेस्टीज़ के साथ एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले जो विजयनगर किंगडम हुआ करता था, बोलते हैं कि उनके टाइम से ये फंक्शनिंग में है। तो हरिहरा एंड बुक्का वगैरह का नाम आपने सुना होगा जो फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के। सेम बाद में जो एडिशंस हुई हैं इस टेम्पल के अंदर वो चालुक्यन, होयसलास उन सब ने करी। आर्किटेक्चरल फीचर्स अगर देखोगे तो जो सेंक्टम सेंक्टोरम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। सेंक्टम सेंक्टोरम को ही गर्भगृह भी बोलते हैं। गर्भगृह का मतलब है जहाँ पे एक्चुअल में आइडल को रखा जाता है, जहाँ पे विरूपाक्षा जी का एक्चुअल आइडल रखा होगा, मूर्ति वगैरह हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। दैट प्लेस इज़ कॉल्ड सेंक्टम सेंक्टोरम या फिर गर्भगृह। मल्टी पिलर्ड हॉल हैं, लगभग 100 पिलर लगाए गए हैं एक ही हॉल के अंदर और ग्रैंड गोपुरम्स हैं। गोपुरम क्या होते हैं? बड़े-बड़े दरवाजे होते हैं जो टेम्पल के फ्रंट में लगाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्कल्पचरल डिटेल्स अगर देखो तो काफ़ी ब्यूटीफुली उनको डिज़ाइन करा गया है और फिज़िक्स का भी यहाँ पे काफ़ी यूज़ हुआ है। वेरी इंपोर्टेंट एक आती है रेक्टिलिनियर लाइट थ्योरी। अब इसके ऊपर आपने पीएचडी करने नहीं बैठ जाना है। जस्ट इतना याद रखना कि कभी भी अगर किसी होमोजेनस मीडियम से लेट्स से कोई एरिया है जहाँ पे सिर्फ़ हवा ही है या फिर जहाँ पे सिर्फ़ पानी ही है या फिर जहाँ पे सिर्फ़ वैक्यूम ही है। अगर यहाँ पे माना जाता है रेक्टिलिनियर लाइट थ्योरी के हिसाब से कि अगर लाइट किसी अम, होमोजेनियस मीडियम से मूव करती है जैसे हवा हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है या फिर क्लियर वाटर हो सकता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर विरूपाक्षा टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी करी गई है और साथ में देहती के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो पिन होल कैमरा इफेक्ट को शो करती है। मतलब बिना लेंस के सिर्फ वहाँ पे लाइट है और ज्योमेट्री इसकी जो टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करी गई है, वो इस तरह से करी गई है कि पिन होल कैमरा इफेक्ट उसमें देखने को मिले। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगाए गए हैं, ज्योमेट्री के लगाए हैं, मैथमेटिक्स के, फिबोनाची सीक्वेंस है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हो इसको, पर ये आई थिंक पीएचडी रिलेटेड वर्क होता है, तो वो भी इस टेम्पल के अंदर इम्प्लीमेंट करा गया है। द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट कि हमें वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, पर उस टाइम के लोगों को भी वो चीज़ें कितनी क्लियरली पता थी। आज के टेम्पल्स में भी आप वैसी चीज़ें नहीं देख पाते हो, तो इतनी ज़्यादा कोलैबोरेशंस, इतनी ज़्यादा इनोवेशंस आपको इन टेम्पल्स में मिलती है। कल्चरल इम्पोर्टेंस अगर देखोगे तो हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करता है, रिचनेस कितनी थी कल्चर में तो वो भी रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो भरतनाट्यम को लेके एक आर्टिकल था, तो सबसे जो पुराना डांस माना जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस वो भरतनाट्यम ही है। मैं सारे आपको ट्रिक के साथ बताऊँगी कि कौन-कौन से क्लासिकल डांसेज़ हैं, पर उससे पहले इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में ये ओरिजिनेट हुआ था, तंजौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2000 साल पुराना ये डांस है और टोटल 8 क्लासिकल डांसेज़ हैं इंडिया के। देखो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो बोलती है कि 9 क्लासिकल डांसेज़ हैं, पर जो इस फील्ड के अंदर कॉनिश्योर हैं, जैसे साहित्य अकेडमी वगैरह के जो मेंबर्स हैं वो बोलते हैं नहीं सिर्फ 8 ही क्लासिकल डांसेज़ हैं। दे बेटर नो कि कौन-सा फीचर क्लासिकल डांस को फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो कौन-सा नहीं वो मानते वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जो ओरिजिन है इन डांस का वो भरत मुनि जी हुआ करते थे, उनकी एक बुक थी नाट्य शास्त्र उसमें इसका मेंशन मिल जाता है। एक बुक और है जिसका नाम है अभिनया दर्पण, इसको लिखा था नंदिकेश्वरा ने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टेक्सचुअल मटीरियल माना जाता है व्हिच इज़ टॉकिंग अबाउट कि कैसी टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं जब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब ये देवदासीज़ हुआ करती थी जैसे प्रीस्ट वगैरह होते थे मंदिरों में
अभी प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले जो देवदासीज़ हुआ करती थी, उनको डोनेट कर दिया जाता था भगवान के पास। बाद में एक्सप्लॉइटेशन भी हुई, ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन हुई, पर बाद में इंडिया को पता चल चुका था कि अपना कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है, तो कल्चर के फील्ड में भी हम कर सकते हैं। तो दोबारा से रिवाइवलिज़्म हुआ था हमारे जितने भी डांस एग्ज़िस्ट करते थे, जबकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी एक्सप्लॉइट करने की ट्राई की थी। तो इसी को दशियट्टम भी बोलते थे, क्योंकि जो दासीज़ हुआ करती थी, वो मंदिरों के अंदर इस डांस को परफ़ॉर्म करती थी। एविडेंसेस कहाँ-कहाँ से मिलेंगे इस डांस के? तो जैसे शिलापदिकरम है, इस बुक को लिखा है इलांगो अडिगल ने। मणिमेकाली है, इस बुक को लिखा है सतनार ने। इलांगो अडिगल, स्पेलिंग्स देख लेना एक बार आप, वैसे यही है, इलांगो अडिगल। तो जैसे एपिक्स आपके रामायण और महाभारत हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वैसे ही ये भी 2 इम्पोर्टेंट एपिक्स माने जाते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। कांचीपुरम जो शिवा टेम्पल है, वहाँ पे भी कार्विंग्स पे दिखाया हुआ है कि भरतनाट्यम हुआ करता था। बादामी केव्स, अब केव जो हुआ करती थी उनमें केव 1, 2, 3, 4 हुआ करती थी, तो बादामी केव की केव नंबर जो 1 है, उसमें तांडव डांस दिखाया गया है नटराजा का। तांडव जो होता है उसमें एग्रेशन आ जाती है जब डांस परफॉर्म किया जाता है। वैसे एक ल्हास्य होता है, उसमें सूदिंग इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं डांस करते हुए। अब जब भी आपने कोई डांस का कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करा हो, ठीक है? जहाँ पे बड़े-बड़े डांसर्स आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे ये वाली चीज़ भी लगी होती है। यही फॉर्म है नटराजा की। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आपकी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वन बाय वन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये नीचे जो एक डेविल है, इसे डेविल बोलेंगे और इसका नाम है अप्समरा, यहाँ पे देख सकते हो अप्समरा। अप्समरा का मतलब होता है जो अज्ञानी है, जिसे ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान किसने खत्म किया है? यहाँ पे शिवाजी ने करा है, ठीक है? तो याद रखिएगा अप्समरा बोलते हैं इसे। फिर साइड में देखो बाल हैं, मैटेड हेयर है, इसका मतलब है जटाधारा। जटाधारा का मतलब है जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि दोबारा से क्रिएशन करी जा सके इस वर्ल्ड के अंदर। फिर उसके बाद त्रिनेत्र आएँगे, त्रिनेत्र को बोलते हैं त्र्यंबका, थ्री आइड है जो रिप्रेजेंट करता है सन, मून और फायर को। देन आती है फायर। अगर आप देखें ध्यान से लेफ्ट जो अपर हैंड लोअर लोअर हैंड है उसमें फायर इन्होंने पकड़ी हुई है और फायर रिप्रेजेंट करती है प्रलय अग्नि को, कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जब पाप ज़्यादा फैलेगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर हाथों की मुद्राएँ अगर देखोगे तो गजा, हस्ता और अभय मुद्राएँ आपको मिल जाएँगी। एक पैर से अप्सरा को किल किया और उसी साइड आपको एक सर्कल मिलेगा जो कि बर्थ एंड साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नटराजा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। डमरू आता है, डमरू आकाश और शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। डमरू कहाँ पे है? तो अगर अपर राइट हैंड में आप देखोगे तो इन्होंने डमरू होल्ड करा हुआ है। और भुजंगा त्रसा मुद्रा है, फ्रीडम फ्रॉम फियर को एन्श्योर किया हुआ है, तो ये सारे फीचर्स थे। इसी के साथ दोबारा से अगर भरतनाट्यम पे वापस आएँ तो 3 इम्पोर्टेंट यहाँ पे अ, सिटिंग्स होती हैं जो आपने याद रखनी है। जैसे अगर स्टैंडिंग पोस्चर में है तो उसे कहते हैं समामंडी। उसके बाद अगर थोड़ी-सी बेंड होते हैं डांस करते हुए तो उसे कहते हैं अरामंडी, हाफ सिटिंग। और अगर पूरे इस पोस्चर में बैठे होते हैं तो इसे कहते हैं मुरुमंडी। उसके बाद जो पर्सन पीछे से गाना गा रहे होते हैं उनको कहते हैं नटु वनार, ठीक है? कभी फास्ट होगी पेस, कभी स्लो हो जाएगी, भाव, रस ये सारा रिप्रेज़ेंट किया जाता है जो 9 फीचर्स आप पढ़ते हो डांसेस को पढ़ते हुए, वो सब आते हैं यहाँ पे। अब इनको याद रखने के लिए याद रखिएगा मॉम्स ब्रेक थ्री डांस, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले तो भरतनाट्यम में आपने देखा तमिलनाडु में, इसको साइड में कर देते हैं। सबसे पहले देखो एम फॉर मोहिनीअट्टम, केरला का डांस है और सेम एम फॉर मणिपुरी, तो ये वाला आ गया। और ओ से क्या आ जाएगा? ओडिसी आ जाएगा, ओडिशा के अंदर लोकेटेड है, तो ये तो हो गया मोम वाला पार्ट। एस से आ जाएगा सत्रिया, सत्रिया आ जाएगा असम वाले पार्ट में, एस भी गया। बी से आ जाएगा आपका भरतनाट्यम जो आपने तमिलनाडु की तंजौर डिस्ट्रिक्ट से भी पढ़ा कि ओरिजिन किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा। के3 मतलब 3 डांस ऐसे हैं जिनका नाम के से ही शुरू होता है। एक तो आ जाएगा कथकली, अगेन केरला में है, तो केरला के 2 क्लासिकल डांसेस हैं। और उसके बाद आएगा एक और के से है ऊपर वाला दिस वन कथक और आंध्र प्रदेश वाला आ जाएगा कुचिपुड़ी। तो ये हो गया आपके के3। अब वो डांस जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो मानती है पर साहित्य अकेडमी नहीं मानती, वो है छाऊ डांस। इस बेल्ट में वो परफॉर्म किया जाता है। कुछ एरिया बिहार का, कुछ झारखंड का और कुछ वेस्ट बंगाल का। इसके बाद अंगोर वट इसकी पहले तो लोकेशन इम्पोर्टेंट है, तो साउथ ईस्ट में अगर जाओगे तो देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड कंबोडिया।
तो कंबोडिया में ये लोकेटेड है। हुआ क्या, जैसे आपने वो टेम्पल रन वाली गेम खेली होगी, तो लोगों ने इस टेम्पल को यूज़ कर लिया कि हमें यहाँ पे लाइव टेम्पल रन गेम खेलनी है। तो इससे कंज़र्वेशन के ऊपर इफ़ेक्ट आएँगे और इतना बड़ा ये रिलीजियस मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का। अंकोर वट इसका नाम है। लगभग 200 एकड़ के एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। किस राजा ने बनाया था? तो खमेर किंग सूर्यवर्मन एन। कौन-सी सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में और 1110 टू 1150 में बनाया था ये। तो साथ में 1992 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया था। सैंडस्टोन से इसको बनाया गया है और काफ़ी सारी कार्विंग्स हैं, फिटिंग्स करी गई हैं स्टोन्स का ही यूज़ करके। खामे खाइमर बिल्डर्स की स्किल्स यहाँ पे दिखाई देती है। अगेन इन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल फिज़िक्स की इक्वेशंस का यूज़ करके इसे बनाया था। वुडन पेस्ट हुआ करता था उस टाइम पे, लाइम प्लास्टर यूज़ करा जाता था। आज सीमेंट वगैरह होता है, उससे भी सीलिंग से पानी टपक रहा होता है। पर इन टेम्पल्स को देखोगे वुड का पेस्ट बना रहे हैं, लाइम प्लास्टर का मिक्स यूज़ कर रहे हैं, फिर भी वहाँ से सीलिंग खराब नहीं हो रही है। तो दिस इज़ अगेन कि कितनी ज़्यादा स्किलफुल इंजीनियरिंग उस टाइम पे एग्ज़िस्ट किया करती थी। 15 फीट हाई वॉल इसके अराउंड बनाई हुई है, एक मोट भी बनाई है। मोट का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, दिस इज़ द बिल्डिंग, इसके साइड में सिर्फ़ एक ही गेट रखा जाएगा एंट्रेंस के लिए, एक ही रास्ता रहेगा एंट्रेंस के लिए, बाकी जगह पे बहुत बड़े खड्डे बना दिए जाएँगे और उसमें पानी डाल दिया जाता है और पुराने राजा वगैरह उसमें क्रोकोडाइल, ये मगरमच्छ वगैरह जो होते हैं उनको भी डाल देते थे। रीज़न कि कोई अगर अटैक करने की ट्राई करेगा तो इस पानी में गिरेगा और पानी में ऑलरेडी वाइल्ड एनिमल्स पड़े हुए हैं, वो उनको खा जाएँगे, ठीक है? एक्वेटिक एनिमल्स या फिर एम्फिबियंस भी बोल सकते हो, रेप्टाइल्स होते हैं, उनको ऐड करा होता है। तो दिस इज़ इस टेम्पल के अंदर 5 मेजर टावर्स भी हैं जो कि पीक ऑफ माउंट मेरू को रिप्रेज़ेंट करते हैं और ये माना जाता है कि हिंदू के और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के जो गॉड हैं, उनका वहाँ पे घर है। कौन-सी? माउंट मेरू। तो बुद्धिज़्म से भी काफ़ी एसोसिएटेड है अंगोर वट। उसके अलावा दिस इज़ कंबोडिया, कैपिटल आ जाएगी नॉम पेन, ठीक है? तो अंगोर वट है, अंगोर थॉम है, बेओन टेम्पल है, ताप्रोम है, वैरायटी ऑफ टेम्पल्स हैं जो इसी अंगोर वट के टेम्पल के आस-पास आपको मिल जाएँ।